पिछले क्लास में हम लोग झारखंड बजट को देख लिए थे। आज हम लोग उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे और जो झारखंड बजट में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और इकोनॉमिक सर्वे से जो एमसीक्यू बाहर निकल के आएंगे उसको देख के ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ऐसा अनुमान है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2023-24 में जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे 7.1% और अगले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में 7.7% औसत वार्षिक दर से बढ़ेगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कांस्टेंट प्राइस क्या होता है और करेंट प्राइस क्या होता है। कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस, स्थिर कीमत। स्थिर कीमत मान के चलिए कि एक पेन 2011-12 में 5 रुपए था, ठीक है, लेकिन करेंट में 2024 में वही पेन का रेट 10 रुपए हो गया। लेकिन पेन तो एक ही है, पहला जो 5 रुपए में मिल रहा था अब 10 रुपए में मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पेन की संख्या नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई। अब कीमत बढ़ गई तो जाहिर सा बात है ये महंगाई को दिखा रहा है। तो जब हम जीडीपी निकालते हैं तो उसको रियल कीमत पे, वास्तविक कीमत पे निकालने के लिए प्राइस को कांस्टेंट यानी स्थिर मान लेते हैं। और उसका जो बेस ईयर है 2011-12 है, एग्जाम में आ चुका है ये सारे सवाल, ये जेपीएससी में भी आ चुका है कि आधार वर्ष कौन सा था। तो 2011-12 ऐसा आधार वर्ष है कि जिन चीज़ों की कीमत 2011-12 में स्थिर कीमत को मान के अभी का रियल हम लोग करेंट प्राइस निकालते हैं, उसको करेंट प्राइस के साथ एडजस्ट कर लेते हैं तो कांस्टेंट प्राइस निकल जाता है, स्थिर कीमत निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ यही कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि 2023-24 में जो कांस्टेंट प्राइस में 7.1% और 2024-25 में 7.7% औसत वार्षिक दर से बढ़ेगी अपने स्टेट की जीडीपी, इसको याद रख लेना। साथ ही वर्तमान कीमत 2023-24 में जो कांस्टेंट प्राइस में 7.1% होगी, देख लिए हैं, लेकिन करेंट प्राइस में वर्तमान कीमत पे क्या होगा, 8.7% का ग्रोथ रहेगा, ठीक है। याद रखने वाला बात क्या है कि 2023-24 में कांस्टेंट प्राइस में 7.1% और 2023-24 के करेंट प्राइस में, मतलब वर्तमान कीमत पर बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए जो ग्रोथ रेट होगा हमारा, जो वृद्धि दर होगी जीडीपी में, वो 8.7% होगी। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि इसमें महंगाई दर को एडजस्ट नहीं किया गया है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है, तो वो करेंट प्राइस है। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिए हैं 2011-12 के बेस ईयर से, तो वो कांस्टेंट प्राइस है, स्थिर कीमत है, ठीक है। इसके साथ यहाँ राज्य का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कांस्टेंट प्राइस में 63,443 रुपया और वही करेंट प्राइस में वर्तमान कीमत पे 98,649 रुपये अनुमानित है। यहाँ भी करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का दिया गया है डाटा, आपको याद रखना होगा। 2024-25 में यह वर्तमान कीमत पे करेंट प्राइस में 1,07,027 रुपये और स्थिर कीमत पे 98,649 रुपये होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू केवल इसी से बन रहा है, लेकिन याद आपको सबको रखना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि इस साल ग्रोथ रेट कितना रहेगा हमारे स्टेट का, तो आप हमेशा कांस्टेंट प्राइस बताना 7.1%, और अगले साल कितना अनुमानित है तो 7.7%। इस साल 7.1%, अगले साल 7.7%। और जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो करेंट प्राइस में इस साल होगा 98,649 और अगले साल होगा, सॉरी, यहाँ पे 2023-24 में कांस्टेंट प्राइस होगा 63,443 और इसी साल होगा वर्तमान कीमत पे 98,649, जबकि अगले साल
अगले साल वर्तमान कीमत पे, करेंट प्राइस पे होगा 1,07,000, और जब महंगाई को, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो 98,649 रुपए। तो ये याद रखना है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, उसको याद करना एकदम पॉसिबल नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बस यही चीजें होती हैं इकोनॉमिक सर्वे। साथ ही जान लेना है कि जो देश का जीडीपी है उसमें झारखंड का हिस्सा कितना था। तो इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी, पूरे भारत के जीडीपी में भारत का, झारखंड का जो स्थान है 1.62% है। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय और विकास के दर में, अंतरराज्य तुलना में जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है। मतलब कि जो हमारा प्रति व्यक्ति आय वाला रैंक है ना, उसमें हम लोग का स्थिति अच्छा नहीं है। उसमें हमारा जो रैंक है वो 25वां है। ये इंपॉर्टेंट बन गया। महज 3 ही राज्य हमारे से नीचे हैं और हमारा रैंक 25 है। साथ ही हम लोग को देख लेना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हमारा कितना उत्पादन हुआ है। तो जो प्राइमरी सेक्टर में है वो 22% है, सेकेंडरी सेक्टर में 34% है, और टर्सरी सेक्टर में 44% है। यानी याद रखने वाला बस इतना बात है कि जितना भी उत्पादन हुआ जीडीपी में, उसमें प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में 22% उसका योगदान रहा, सेकेंडरी सेक्टर में 34% और टर्सरी सेक्टर में 44%। मतलब कि जो तृतीय क्षेत्र है उसमें योगदान सबसे ज्यादा है। तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा। अब क्या है, राज्य के विकास दर में क्षेत्रक भिन्नता। राज्य के विकास दर के अंतर्गत क्षेत्रक हिस्सेदारी में बदलाव इन क्षेत्रकों के विकास दर के अंतर के कारण हुआ है। मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग देखें कि टोटल जो जीडीपी है अपनी स्टेट की, उसमें प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कितना कितना भाग है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ और टर्सरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ। तो क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में 2.5% का ग्रोथ रहा, सेकेंडरी सेक्टर में यानी द्वितीयक क्षेत्र में 5.2% रहा, और जो तृतीयक क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है, उसमें 6.2% का ग्रोथ देखा गया। इससे पहले वाले पीपीटी में हम लोग क्या देखे कि जीडीपी में कितना योगदान है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का, और इसमें क्या देख रहे हैं कि कितना ग्रोथ रेट रहा। तो प्राइमरी सेक्टर का 2.5% रहा, 2.5%, सेकेंडरी सेक्टर का 5.2%, और जो टर्सरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, उसका 6.2%। अब क्या है, झारखंड में मुद्रास्फीति यानी महंगाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 2015 में एक पॉलिसी बनाया, एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाया, और बोला कि देश में जो भी मुद्रास्फीति का दर होगा उसको 6% से कम रखने का प्रयास राज्य करेगी। ठीक है। और इसी के तर्ज पे झारखंड का जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, औसत दर से 2022-23 में 6.1% रहा, और अभी करंट में 2023-24 में अगस्त के महीने में देख लीजिए, यह मुद्रास्फीति 6% से कम थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये वाला पूछ सकता है कि करंट में उसकी महंगाई दर क्या थी, तो रखना आप 6.1%। और आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी 2015 में बताया कि भैया हम लोगों को जो इन्फ्लेशन रेट रखना है वो 6% रखना है, जो महंगाई की दर होगी 6% से कम रखने का प्रयास करना है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो पहले क्लास में इकोनॉमिक्स बजट पढ़ चुके थे उससे कौन कौन सा एमसीक्यू बाहर निकल के आया है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आपको हम बताए थे 1,28,900 करोड़ रुपए का, और ये जो बजट है पिछले वाले बजट का 10% से भी अधिक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का बजट लगभग कितना प्रतिशत बढ़ा। इसको तो हम पहले ही बता दिए
कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा इस साल का जो बजट है वो 10% बढ़ा, लगभग लगभग 10% बढ़ा। बहुत सा एग्जाम में आपसे एग्जाम हो या फिर कोई पढ़ाया होगा तो बताएगा कि इतना अमाउंट भी है, तो अमाउंट वगैरह कभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं। तो बस नॉर्मल चीज़ याद रखना है आपको कि जो हमारा बजट है, इस साल का बजट पिछले साल की अपेक्षा 10% की वृद्धि की गई है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2024-25 में जो राजस्व बजट है, राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कितना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि राजस्व व्यय होता क्या। तो इसको समझने से पहले आप इसको समझिए कि बजट क्या होता है। बजट का दो भाग होता है, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजीगत बजट। तो राजस्व बजट क्या होता है कि इसमें टैक्स से या फिर नॉन टैक्स से प्राप्त आय और उस आय को किस तरह से खर्चा किया जाता है उसको प्रदर्शित किया जाता है राजस्व बजट में। और पूंजीगत बजट क्या बजाता है कि जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं जैसे ऋण वगैरह है उसको लेके हम कैसे व्यय करते हैं, खर्च करते हैं और परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। तो राजस्व बजट आप देख लिए कि रेवेन्यू बजट में ऐसा टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा कलेक्ट किया और उसको फिर खर्चा किए योजनागत तरीके से और गैर योजनागत तरीके से। पूंजीगत बजट में क्या किए कि ऐसा पूंजीगत प्राप्तियों को प्राप्त करके उसको हम लोग योजनागत और गैर योजनागत तरीके से खर्चा किए जिससे कि परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। जाहिर सा बात है कोई भी पूंजी में परिसंपत्तियां ही आएंगी, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है। तो इसमें क्या है कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, ऐसी प्राप्तियां जिसके बदले सरकार को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। अब जाहिर सा बात है प्रत्यक्ष भुगतान, प्रत्यक्ष जो भुगतान है वो सरकार क्यों करेगी आपसे। अगर टैक्स और नॉन टैक्स, चाहे आप टैक्स में आपका जीएसटी इनकम टैक्स आ गया और नॉन टैक्स में क्या आ गया, जुर्माना हो गया, फीस हो गया। तो टैक्स और नॉन टैक्स जो पैसा सरकार अपने पास लाई उसके बदले आपको क्यों भुगतान करेगी, नहीं करती है। तो उसी को बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। और राजस्व व्यय में क्या शामिल होता है, योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। योजनागत तरीके से जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं योजनागत व्यय, जैसे कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो खर्चा किया गया उसको बोलते हैं योजनागत राजस्व व्यय। और जो गैर योजनागत तरीके से जब खर्चा हो जाता है, जैसे कहीं अनुदान देना पड़ गया या वेतन बढ़ाना पड़ गया, तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, गैर योजनागत व्यय। ठीक, इसी तरह हम लोग देख लिए कि जो राजस्व व्यय है, इसमें राजस्व व्यय में याद रखने वाला बात है कि इसमें परिसंपत्ति का कोई निर्माण नहीं होता, सब खेला पैसा का है राजस्व बजट में। ठीक, याद रखने का ट्रिक्स कैसा समझ लीजिए कि राजस्व बजट में केवल पैसा का खेला है, ठीक है, और पूंजीगत बजट में पूंजी का खेला है, जैसे कि परिसंपत्ति का निर्माण से संबंधित है। अब पूंजीगत प्राप्तियां में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम इससे ऋण ले लिए, कैपिटल क्या हो गया, लोन हो गया, या विदेशी सहायता ले लिए। अब जब विदेशी सहायता या ऋण लिए तो इसके बदले हमको पैसा चुकाना पड़ेगा, इसके लिए हमको भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरा हो गया पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या होता है कि पूंजी का ही निर्माण करना, तो इसमें परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। अब क्या है कि जो पूंजीगत व्यय है वो भी दो भाग होते हैं, योजनागत पूंजीगत व्यय, जैसे कि बांध बनाने में, सड़क बनाने में योजनागत तरीके से जो खर्चा करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं योजनागत पूंजीगत व्यय। और दूसरा है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। इसमें क्या होता है कि गैर योजनागत तरीके से जब पूंजी में खर्च किया जाता है तो उसको बोलते हैं गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। इसमें क्या होता है, जैसे कि रक्षा पे पूंजीगत व्यय, कभी कभी रक्षा पे हम लोगों को पूंजीगत व्यय करना पड़ता है। और सरकारी संपत्तियों के शेयरों की खरीद या फिर बिक्री, जो भी सरकारी संपत्तियों की खरीद और बिक्री है वो भी गैर योजनागत व्यय में हम लोगों का आएगा। तो ये होता है बजट का मेन स्ट्रक्चर। अब इसमें जो झारखंड का बजट है, राजस्व बजट इस साल का 91,831 करोड़ रुपए, और जो पूंजीगत व्यय है 37,668 करोड़ रुपए है। लेकिन आप इसको याद एकदम नहीं रखिएगा, कभी भी आज तक हम नहीं देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, लेकिन इतना स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए ताकि आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे समझ में। अब क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन आया था कि
राजस्व वर्ष 24-25 में राजस्व व्यय कितना है? तो राजस्व व्यय हम लोग देख लिए थे 91,881 रुपए था। ठीक है, 91,831 करोड़ रुपए था, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए कितना राशि उपबंधित किया गया। आपको हम बताए थे बजट में कि सबसे ज्यादा खर्चा इस बार आर्थिक परिक्षेत्र में होगा, इसलिए आर्थिक परिक्षेत्र वाला चीज आपको देख लेना। तो आर्थिक परिक्षेत्र में इस बार 46,399 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए हैं। 46,399 करोड़ रुपए इकोनॉमिक सेक्टर में है इस बार। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि का प्रावधान किस परिक्षेत्र में किया गया है? तो अभी हम आपको बता दिए थे इकोनॉमिक सेक्टर आर्थिक परिक्षेत्र में, याद रख लेना है। फिर क्या है, झारखंड का जो बजट है 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा 2.02%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, वो होगा 2.02% अपने जीडीपी का। फिर क्या है कि झारखंड का बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 के राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? हम आपको अभी बता दिए थे करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। तो जब कांस्टेंट प्राइस स्थिर कीमत बताए थे जिससे रियल जीडीपी निकलता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। और जो इन्फ्लेशन का जो बेस ईयर था, आधार वर्ष था, जैसे कोई भी वस्तु 2011-12 में जितनी कीमत की थी अभी भी उसी कीमत पे हम उसको काउंट करें, तो उससे हमारा स्थिर कीमत पे जीडीपी निकल जाता है। तो उससे क्या ग्रोथ हम लोग को मिलने वाला है? 7.7%। ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड बजट 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने परसेंट रहने वाला, मतलब करेंट प्राइस में कितना रहने वाला? तो ये क्या होगा, 9.8%। आपको हम कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस बता दिए हैं, स्थिर कीमत और वर्तमान कीमत बता दिए हैं। हमेशा जो करेंट प्राइस होगा, वर्तमान कीमत होगा, या फिर वर्तमान में ग्रोथ रेट होगा, वो ज्यादा होगा, या फिर प्रति व्यक्ति आय भी होगा करेंट प्राइस में, वो हमेशा ज्यादा होगा, वर्तमान कीमत पे ज्यादा होगा, क्योंकि उससे हम लोग महंगाई को एडजस्ट नहीं किए हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किए हैं। तो जाहिर सा बात है हमेशा जो ज्यादा होगा वो होगा करेंट प्राइस, वर्तमान कीमत। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2024-25 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? आपको हम बजट में बता दिए थे कि सबसे बड़ा स्रोत था केंद्र करों में हिस्सेदारी। जो केंद्र टैक्स कलेक्ट करती है और फिर राज्य को बांटती है, तो जो राज्य को बांटती है उसमें झारखंड को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किसानों की ऋण माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले क्या था, 50,000 था, और अभी क्या कर दिया गया है, 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, बजट 2024-25 में गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के लिए कितने रुपए का मातृत्व किट का प्रावधान है? तो हम आपको बता दिए थे ये भी बजट में 1,500 रुपए का मातृत्व किट का प्रावधान था। ठीक है, बजट 2024-25 के संदर्भ में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, राज्य में 15 डिग्री और 4 महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, रीन पास में मेडिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अक्सर उपयुक्त सभी वाले में उपयुक्त सभी आंसर होता है, लेकिन एग्जाम में आप चेक कर लीजिएगा कि रांची में क्या होगा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
फिर राज्य में 15 डिग्री और 4 महिला महाविद्यालयों की स्थापना होगी। और रिम्पास में क्या होगा, मेडिको सिटी की निर्माण होगा, सॉरी रिम्स में। 13 क्या है, बजट 2024-25 में लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों में चावल और दाल के अतिरिक्त और क्या देने का प्रावधान है। तो एक है सोयाबीन बड़ी, सरसों तेल, महुआ, उपयुक्त सभी। अब यहाँ उपयुक्त सभी मारिएगा तो गलत हो जाएगा। सोयाबीन बड़ी जो क्या है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में पहली बार निम्न में से कौन सा बजट बनाया गया है। तो आपको हम पहले ही पढ़ा दिए थे कि इस बार का जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा योजनाएं बच्चों के लिए हैं, 80 योजनाएं थी। ये क्या है, बाल बजट है। ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, बजट 2024-25 में निम्न में से 4G नेटवर्क आधारित ई पोस्ट सिस्टम लगाया जाएगा। तो कहाँ लगाया जाएगा, जन वितरण प्रणाली के द्वारा लगाया जाएगा। जहाँ पे जन वितरण प्रणाली होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, वहाँ पे इस बार 4G नेटवर्क आधारित ई पोस्ट सिस्टम लगाया जाएगा। बजट 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया। मतलब जीडीपी को 29-30 में कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है, उतना प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें क्या होगा, 10 ट्रिलियन रखने का लक्ष्य रखा गया है। अब क्या था कि जो भी एमसीक्यू थे इससे पहले, जितने भी एमसीक्यू थे इससे पहले वो सारे बजट में थे। अब क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन सी चीजें हैं उनको देख लेना। कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो राज्य के विकास की गति तेज हुई है, राज्य का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, बेरोजगारी दर राष्ट्र औसत के तुलना में कम हुई है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 8.7% रहने का अनुमान है। इसका आंसर होगा 8.7%। 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। यहाँ पे आपको करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस नहीं बताया गया है, आप ध्यान देके इसका आंसर दीजिएगा। अब क्या है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो सकल घरेलू उत्पाद में 2022-23 में झारखंड का योगदान कितना है। तो हम आपको बता दिए थे 1.62%, वहां पे बताया था 1.6%, एक डिजिट। वैसे भी एग्जाम में इतना क्लोज नहीं देगा, लेकिन याद रखने के लिए याद रखिए कि जो भारत में टोटल जितना जीडीपी से हमको प्राप्त होता है उत्पादन, उसमें झारखंड का योगदान कितना होगा, 1.62%। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो करेंट प्राइस है, वर्तमान मूल्य पे राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। तो 23-24 में कितना होगा, 98,649 रुपए। ठीक है, ये होगा करेंट प्राइस में, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया गया। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड का जो टैक्स का मुख्य स्रोत कहाँ से आया। तो ये था कॉमर्शियल टैक्स से, वाणिज्य कर से। याद रखने वाला बात है, कॉमर्शियल टैक्स। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। तो अभी जो गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो है 28.8%। 28.8%। तो याद रखने वाला चीज है 28.8%। आर्थिक झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो टोटल ऑल ओवर टोटल वहां था 28%,
टोटल ऑल ओवर था क्या हमारा 28.8%। और जो बांट दिए शहरी और गांव के क्षेत्र में कितना परसेंट गरीबी रहने वाला है, 35 एवं 8.7%। मतलब गांव में ज्यादा गरीबी है और शहर में कम गरीबी है। ठीक है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में जो मुद्रास्फीति का दर है, इन्फ्लेशन का दर से 2022-23 में कितनी थी, तो हम आपको बता दिए थे इसका आंसर। इसका आंसर था 6.1%। आपको बताएं आरबीआई 2015 में अपना मॉनेटरी पॉलिसी में सबको बोली कि 6 से जो हमारे इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, 6 से कम रखनी है। हालांकि हम उसके आसपास हैं, तो अभी के लिए क्या है 6.1%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2022-23 में राज्य में जीवीए में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी। तो याद रखना है हम लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से कितना उत्पादन आया। तो जो सबसे ज्यादा आया वो था तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से 14.6%, 44.6%। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा वन धन योजना के तहत खुट्टी जिले के किस प्रखंड से देश की पहली मोती खेती योजना की शुरुआत की है। तो ये है, इसका आंसर है अड़की। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय के मामले में 21-22 में देश के 28 राज्यों में से कौन सा स्थान है। तो इसको भी याद रखना है, 25वां स्थान। महज 3 ही स्टेट ऐसे हैं जो हमसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले रैंक, बाकी हमारा जो रैंक है वो 25वां रैंक है। तो इसी के साथ हम लोगों का इकोनॉमिक सर्वे का एमसीक्यू और बजट का एमसीक्यू दोनों खत्म हुआ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।